नमस्कार, आप सभी का डिजिटल शिक्षा में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा और आज हमारे मेहमान होंगे सत्यकाम आनंद सर, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं और इनकी पहचान गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से मिली, जहां पर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक फेमस डायलॉग है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो उस डायलॉग के जो बेटा थे वो सर ही हैं। तो सर सबसे पहले इस डिजिटल किस्सा में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच विष्णु। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये मौका मिल रहा है अपनी बात किस्सा कहने का। थैंक यू। सर आपको अभी हाल फिलहाल में ही बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर आपको अभी कैसा लग रहा है और उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको ये अवार्ड मिला? जी देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है करना। आवाज आ रही है क्लियर ना? बिल्कुल सर। ये दादा साहब अवार्ड जो है ना, बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके। कंफ्यूजन ये है कि दादा साहब जो एक्चुअल अवार्ड होता है वो भारत सरकार देती है, उसके लिए जो कई साल तक अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है भारतीय सिनेमा में। ठीक है, ये जो मुझे अवार्ड मिला है ये दादा साहब के ही लोग हैं, दादा साहब फाल्के के। ये लोग कराते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कम से कम 52-54 कंट्रीज की फिल्म आती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है भारत का ये। तो उस फिल्म दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे मजेदार बात ये हो कि अब एक कहते हैं ना स्टैंप लग जाना, तो अब कोई अगर डाउट भी करेगा कि क्या आप एक्टिंग कर सकते हो क्या, तो उनको दिखा दिया जाता है कि बॉस इसको देख लो। गैंग्स ऑफ वासेपुर है उसको आप देख लो, शेरनी है उसको देख लो। तो मतलब अब तो कम से कम बच जाएगा उस आदमी से। और बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट होते हैं आपके काम से। और 54-56 कंट्री के फिल्म आई है, उसमें आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये मुझे पिछले साल मिला था। जी सर। सर आप बिहार से हैं या सब लोग जानते हैं, लेकिन बिहार में सर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? जी, बिहार में एक जगह है आरा, हमारा डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है आरा, जो पटना से 60 किलोमीटर पहले है। और हमारी भाषा भोजपुरी है। जी सर। जी। सर आपने फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे की और कब की? क्या क्या? सर आपने फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे की और कब किया? बहुत लंबा है मामला, ठीक है, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा जो फैमिली है ना वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सब कुछ। हमारे घर में प्रोफेसर, प्रिंसिपल, मेरे फादर को टीचर, प्रिंसिपल लोग रिटायर हुए। तो हमारे घर में पढ़ने का ही माहौल रहा है शुरू से। तो सब लोग पढ़ाई की तरफ जाते हैं, नौकरी ही करना है और स्पेशली शिक्षा की तरफ ही जाना है, शिक्षा में ही नौकरी करना हमारे घर का ऐसा रहा है ट्रेडिशन। लेकिन मैं थोड़ा सा बचपन में थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जीने लगा था। छोटा था तो एक मेरी मौसी थी, उनका ऐसा कहना था जब मैं 4 साल का था कि दुनिया में मुझसे बदसूरत कोई नहीं है। तो ये एक 4 साल के बच्चे में बात बैठ गई दिमाग में। तो मेरी पूरी स्कूल लाइफ ऐसी ही गई है कि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। और मैं तो मतलब कॉम्प्लेक्स में गया हूँ। बाकी लाइफ ऐसा था कि खेल रहे थे, कूद रहे थे, सब कुछ था। बट कहीं ना कहीं एक माइंड में बैठ गई थी ये बात। कहीं ना कहीं अकेलेपन में बड़ा ही डिप्रेशन में रहता था आदमी। अब एज भी नहीं था, 4-5 साल 6 साल का बच्चे का क्या एज होता है ऐसा। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई थोड़ी हार्म हुई। जो मेरे बाकी लोग घर में पढ़ते हैं, मुझे किसी चीज में मन नहीं लगता था, किसी भी काम में। तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, तो मेरा मार्क्स कम आया। तो मेरे घर वाले चाहते थे कि पटना में एक साइंस कॉलेज है, जो बहुत ही बड़ा एक कॉलेज है, जिसपे 95% प्लस होना चाहिए था मार्क्स, तब एडमिशन होती है वहां पे। और मेरे मार्क्स थे कुछ 64%। तो ये जो 30% का फासला था, इसको मेरे घर वालों ने, उनका एक सुझाव था कि क्यों ना हम ड्रामा कोटा पे या स्पोर्ट्स कोटा पे इसका एडमिशन कराएं वहां। तो मेरे घर वालों ने मुझे नाटक में डाला ताकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग थे तो मेरा नहीं हो पाया उसमें। बट ये जो नाटक मेरे लाइफ में आया, ये पहली बार एक ऐसी चीज आई जो मेरा डिप्रेशन वाला पूरा कॉम्प्लेक्स वाला लाइफ था, स्कूल लाइफ, पहली बार एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा फील किया, बहुत खुश हुआ मन। बहुत जैसे कैसे कहते हैं पहला प्यार हो जाता है तो कैसा फील होता है, ठीक है, वैसा कुछ फील हुआ। हाँ, वो वाली फील हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। समझ नहीं पा रहा था उस समय कि क्या है, कि इतना अच्छा क्यों लग रहा है।
फिर डिसाइड हुआ कि जब अच्छा लग रहा है, लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा लग रहा है, तो इसी को करना है। और मैं वापस अपने शहर आ रहा है, वहां पे नाटक हो रहा का बहुत अच्छा माहौल था, नाटक वाटक किया। 2 साल तक सब कुछ चला बढ़िया से, मेरे घर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2 साल के बाद प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई सब नाटक नाटक की छोड़िए आप और इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए। तो चूंकि हमारे घर में थोड़ा माहौल ऐसा था कि हम खुल के बात कर सकते हैं अपने फादर से, हम कुछ भी कह सकते हैं उनसे। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा होगा नहीं भाई, आप क्यों इन्वेस्ट करा रहे हैं पैसा अपना इंजीनियरिंग में, आप जो मुझे एनर्जी उसमें लगवाएंगे, मेरा इंटरेस्ट नहीं उसमें, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें लगाइए। लेकिन कहने की बात थी, बहुत प्रेशर रहा घर में, माहौल बहुत खराब हो गया, मेरा नाटक बंद करा दिया गया। और जैसे जैसे इन लोगों ने मुझे, घर वालों ने बंद कराया, वैसे वैसे मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी टाइप का आदमी होता गया, बागी टाइप का आदमी होता गया, विरोध करने लगा मैं अपनी बात। मेरे फादर ने मुझसे कहा था, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे फादर, और सबसे ही कहते हैं कि अपनी बात कहनी चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। तो ये उनपे मैंने ये मैंने उनपे कहा कि भाई आपने कहा है, हाँ भाई आप ही ने कहा है तो हम तो इस्तेमाल करेंगे उसको, सदुपयोग करेंगे उसका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पेरेंट्स मतलब टीचर के साथ साथ एक फादर भी थे, तो बातें बनी नहीं और माहौल घर का बहुत खराब हो गया। मतलब मेरा नाटक बंद करा दिया गया, मैं भी किसी से बातचीत करना बंद कर दिया, 4-5 महीने किसी से बात ही नहीं करना घर में। गुस्सा आ गया था कि ऐसा कैसे है, अभी तो आपने जो शिक्षा दिया वही प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा मामला दिमाग में बैठ गया था। फिर भी मेरी जिद थी कि वही करना है, तो मैंने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है थिएटर करने के लिए, सीखने के लिए, तो मुझे आप जाने दीजिए। तो मेरे फादर ने कहा कि तुमको जाना है जाओ, पैसा नहीं दूंगा मैं। कहा ये क्या मतलब हुआ, ये तो गलत बात है यार, पेरेंट्स ऐसे थोड़ी बात करता है, पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे जाऊंगा, ये तो आपने लकड़ी लगा दिया, मतलब ऐसा आपने हुक लगा दिया। तो नहीं नहीं तुमको इतना है तो तुम जाओ, तुम अपना काम करो, ऐसा कुछ था। तो वहां से फिर दिमाग चलना शुरू हुआ, क्योंकि जाना था, जाना इसलिए था क्योंकि चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो पहला प्यार वाला मामला है, तो जिसमें इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, ऐसा मामला। तब तक थोड़ी समझ और भी बढ़ गई थी 2 साल में। तो मैंने कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, कुछ पैसे इकट्ठे किए, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते थे ट्यूशन के, क्योंकि खुद पढ़ा नहीं था उतना, तो कहाँ से बड़े स्टैंडर्ड का पढ़ा पाऊं मैं, 5वें-6ठे क्लास के बच्चों को पढ़ा पाता था। तो फाइनली दिमाग वहां से काम करना शुरू किया। जो आत्मनिर्भर की बात आज मोदी जी कहते हैं, मेरे पिताजी ने 10वें क्लास में मुझे ये बात सिखा दी थी कि करना है तो बेटा अपने पैसे से करो, नहीं तो घंटा नहीं हम आपको कुछ देने वाले हैं। तो खैर जुगाड़ कुछ हुआ। फिर मेरे फादर क्या है कि अच्छे टीचर हैं, पैसा वैसा मांगते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन तो मांगते नहीं है पैसा, भाई उनका नहीं मांगना है, सर मांगेंगे पैसा, इस सोच के थोड़े मेरे बाबूजी है। तो मैंने उनका डायरी निकाला और जितने बकाए पैसे थे 3-4 साल पुराने, उसमें से मैंने 20,000 रुपए का एक लिस्ट बनाया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 96 की, 95 की। तो 95 में 20,000 रुपया बहुत होता है। मैंने एक लिस्ट निकाला और मैंने ये सोचा कि इसको जब तक वसूलूंगा नहीं तब तक मैं दिल्ली जाऊंगा नहीं, मेरा सपना पूरा होगा नहीं। और मैंने वसूलने का काम शुरू किया। नाटक कर रहा था मैं, नुक्कड़ नाटक हो रहा, तो थोड़ा सा आदमी खुल गया था, तो शर्म उरम झिझक खत्म हो गई थी। तो मैंने उसमें ये सोचा कि तीन बार मैं जाऊंगा और उस 3 बार में पैसा वसूलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, चौथी बार नहीं जाना है। तो यहां से थोड़ा दिमाग काम करना शुरू किया। और पहली बार गया तो उनसे प्यार से बताया कि मैं मास्टर साहब का लड़का। दूसरी बार गया तो थोड़ा सा अंदर नहीं गया, घर के बाहर ही गया और थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की ताकि सोसाइटी को सुनाई दे। एक मेरे बाबूजी का ही कहना था कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आदमी अपना कुछ भी कर सकता है। तो वो बात याद थी मुझे, तो थोड़ा सा तेज बोलने लगा। तो बोले अरे शांत रहो अंदर आओ, क्या बात है, ऐसा परसों आओ, तरसों दूंगा, ऐसा दूंगा। फिर तीसरे दिन गया तो चूंकि नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे, स्ट्रीट प्ले, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। घर के दरवाजे के बाहर से ही ऊंची आवाज में, अरे चाचा जी क्या हुआ, बुलाए थे आप, आए नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो फाइनली जो भी था ड्रामा होते होते मुझे 12,000 रुपया मैंने वसूल लिया भाई। और 12,000 वसूलने के बाद मैंने बाबूजी को गया उनके पास, और बड़ा तेवर था मेरे अंदर कि अब कैसे रोकेंगे आप मुझे। फिर घर के सब लोग थे बैठे, हर हमारे यहाँ सहूलियत थी कि हम ऐसे बात कर सकते हैं। फिर बाबूजी टेबल पे हम लोग बैठे, डाइनिंग टेबल पे, उनको मैंने बोला कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी। और 3 महीने के बाद मैंने बात किया था उनसे, 3 महीने तक बात नहीं हो रही थी हमारी, मेरी बात नहीं थी। मुझे गुस्सा आ रहा था, कैसे फादर कैसे हो सकते हैं, बाप बाप होता है ना, ऐसे कैसे छोड़ देता है, मतलब इस तरह की छोटी थोड़ी समझ थी उस समय। और उनको 12,000 रुपया मैंने रखा सामने और बोला कि ये है 12,000 रुपया। तुमने कहा कहाँ से लाए हो? मैं कहाँ से ला सकता हूँ, मैं ऐसे अपने संस्कार तो दिए नहीं कि मैं जाकर चुप्पी चमारी करूंगा कुछ। ये आप ही का पैसा है जिसको मैंने वसूला है, इसमें 50% आपका और 50% मेरा।
अब मेरे पास हो गए 6,000 रुपए, अब मैं जाऊंगा दिल्ली, और मुझे दिल्ली जाने से अब आप कैसे रोक सकते हैं? और 6,000 रुपया बहुत होता था 95 में, बहुत, मतलब अगले, मुझे लगता है कि मैं जब दिल्ली गया था 95 में, तो मेरा 1,200 रुपए का खर्च होता था, तो 6,000 मतलब 5 महीना। तो वहां गया, 5 महीने का जुगाड़ था। अस्मिता, वहां पे थिएटर ग्रुप है दिल्ली में, अरविंद गौड़ जी का, बहुत ही एक बड़ा थिएटर ग्रुप है आज के डेट में, भारत का बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है। उनको ज्वाइन किया, वो भी आसानी से ज्वाइन नहीं कराया, उनको उनके पास गया तो वो कह रहे कि नहीं, पढ़ के आओ, ग्रेजुएशन करके आओ, तब तुमको लेंगे, तुम बिहारी हो, तुम्हारी एक्सेंट अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 50 चीजें मन में आ रही थी कि घंटा बाबूजी से लड़के आ गए हम, तो आप घंटा भेज देंगे, हम चले जाएंगे, हम, मतलब ये वाली बात थी। तो रोज जाना होता था, मतलब दिमाग में ये था कि आप कब तक भगाओगे मुझे। तो रोज जाता था मैं, फाइनली एक दिन रख लिया उन्होंने, और वहां पे प्रॉपर सीखने को मिला मुझे, क्योंकि आरा में जो नाटक होता था उसमें कोई उसका ग्रामर नहीं होता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था, कुछ भी कर दीजिए आप। लेकिन दिल्ली जाने के बाद एक प्रॉपर समझ में आई कि क्या होता है अभिनय, चीज क्या है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, पूरी चीज समझ में आई। और वहां से मुझे ये चीज, जब दिल्ली गया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि मुझे फिल्म में जाना नहीं है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मेरी पूरी स्कूल लाइफ तो ऐसे डिप्रेशन में बर्बाद हो गई है, और आगे की जो मेरी लाइफ होगी वो शाहरुख खान बनने के चक्कर में मेरी लाइफ नहीं बर्बाद करनी है। ये लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है, तो मेरे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, कैरियर, एम्बिशन, सबसे ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत बर्बाद हुआ है, पूरी स्कूल लाइफ मेरी बर्बाद हो चुकी है उस एक लेडी की वजह से, मौसी की वजह से। तो वो मामला था। तो तब मैंने सोचा कि क्या करना क्या है, तो दिमाग भी थोड़ा खुल रहा था दिल्ली जाने के बाद, तो मुझे लगा कि मैं सोशल वर्क से जुड़ूंगा, और शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि मुझे पढ़ना चाहिए था। और तो जो बच्चे पढ़े नहीं है, जिनके पास शिक्षा पहुंचा ही नहीं है, उनका क्या भविष्य होगा, ये मेरे दिमाग में बात आई। और मैंने उस समय यही निर्णय लिया कि भाई अब यहाँ पे थोड़ा कुछ दिन रहना है, कुछ पैसा कमाना है दिल्ली में, और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है। 2-3 महीने यहाँ पे काम करना है, थिएटर का ही काम जो भी हो, और बाकी का जो 6-7 महीना, 8 महीना, 9 महीना होगा, वैसे गांव में जाना है जहाँ पे स्कूल नहीं है, और वहां जाके मुझे रहना है। 2-3 महीने रह के नाटक कराऊंगा बच्चों के साथ, और उस नाटक के दौरान ही उनको पढ़ने की आदत डलवाऊंगा, 3 महीना, 2 महीना। तो ये एक प्लान फिक्स हो गया था, और फिल्म में नहीं आना था, मुंबई बिल्कुल नहीं आनी थी, एकदम क्लियर था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि चूंकि बैकअप चाहिए था पैसे का, तो 98 की बात है ये, 98 में भारत का 50वां वर्षगांठ था। तो भारत सरकार द्वारा एक नाटक कराया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम था समर यात्रा। समर मतलब युद्ध की कहानी। वो 45 टू 1847 टू 1945 तक की पूरी कहानी थी। सरकार की थी, गवर्नमेंट की थी, बहुत पैसा था उसमें, 5,000 पर शो था, और एक महीने में 7 शो थे, तो एक महीने में 35,000 रुपीज, वो भी 98 में, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैंने कहा कि भाई इसको पहले ज्वाइन करते हैं, हाँ इसको ज्वाइन करते हैं, बहुत पैसा हो जाएगा, फिर आराम से जाके अपना गांव में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नाटक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें। तो ज्वाइन किया। अब 35,000 पहले महीने में आया, तो दूसरा ऑफर आया कि भाई अहमदाबाद में नाटक होने वाला है, वहां भी 35 मिलेगा, तो 70 दिखने लगा। फिर तीसरा आया कि भाई गोवा में है, क्योंकि पूरे भारत में घूम घूम के हुआ था ये, तो हुआ कि गोवा भी जाना है, तो गोवा चले गए, वहां भी 35 आएगा, 1,00,000 रुपया हो जाएगा, ऐसा ठीक है। बट गोवा गया तो गोवा में क्या हुआ कि नाटक के दौरान एक मेरी दोस्त है, उसकी कॉमन फ्रेंड थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, लड़की थी गोवा की, और एक अच्छी बातचीत हुई, एक समझ, कुछ बातचीत से होती है ना, समझ में आता है। तो समझने के बाद ऐसा सेम फील हुआ था जो मुझे नाटक के लिए फील हुआ था। अरे यार ये तो सब कुछ नया, मजा आ रहा है, कुछ बात करके, कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा मोहब्बत वाली बात हो गई, दूसरा इश्क हो गया मुझे, और उनसे मुझे हो गया, मतलब प्यार हो गया ऐसा वाला मामला। बातों से बातचीत हुई, समझ से। अब चूंकि मैं दिल्ली आ गया वापस, उनकी उस समय एज ऐसी थी कि शादी उदी की बात चल रही थी गोवा में। तो मैंने मतलब उनको कहा कि मैं चाहूंगा कि आपके साथ शादी उदी किया जाए। तब मेरी उम्र थी 24 साल, 22 साल, 22 से 23 साल उम्र थी, ठीक है। और तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, मैं फिर अपने फादर से बार बात करती हूँ, क्या करती हूँ, इस तरह कैसे ही मतलब मोटा मोटी बात हुई। बट मैं दिल्ली आया तो थोड़ी सी मामला हम लोग का बढ़ गया, और दिल्ली से गोवा बहुत दूर था। तो हमेशा दिमाग में आता था कि यार कहीं कहीं शादी ब्याह उनकी हो जाएगी, वहां बातचीत चल रही होगी गोवा में,
और मैं दिल्ली से निकलूंगा तो मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते में विदाई हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं मुंबई आया ताकि गोवा से पास में, और 1 साल में सिर्फ गोवा गया हूं, मतलब हर महीने जाता था उनके फादर से समझाने के लिए कि भाई आप रेडी हो जाइए आप। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि मैं बिहार से था, और उस समय जो समय था वो लालू यादव का समय था। तो पूरे देश में एक बहुत ही गंदा जो रूप था बिहार का, बहुत ही गंदा रूप की क्रिमिनल्स है, क्राइम है, ये लोग छीनने वाले लोग हैं, अपहरण करते हैं, मतलब। तो उनका, मेरे जो ससुर जी होने वाले थे, उनका ये कहना था कि भाई तुम मेरी बेटी को मैं दूंगा, तुम उसको गोली मार दोगे तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, तुम उसका गला काट दोगे तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, तुम काट के जला के फेंक दोगे तो कहाँ ढूंढूंगा। मैं समझा नहीं पा रहा था उनको कि भाई वो लालू जी राज है, सब आदमी पूरे बिहारी वैसे नहीं है। बट वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर 1-1.5 साल लगा इसमें, 1.5 साल में मैंने उनको मना लिया और हमने शादी की। हमारी शादी हुई तो शादी मुंबई में हुई। तो जब शादी हुई तो फिर मैंने अपने वाइफ जो है उनसे बोला कि चलते हैं हम लोग, तो हो गया मामला, चलते हैं वहीं जहाँ जाना है, गाँव में हम लोग में जो भी करना है। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन रुकते हैं, थोड़ा बंबई का मजा लेते हैं, फिर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उनकी बात को आप कैसे उठा सकते हैं ऐसा। तो रुक गए मुंबई में, तो रुक गए, तो अब भाई 1 साल रुकना है तो रुकने के लिए आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो एक्टिंग के अलावा कोई काम तो आता नहीं है। तो फिर से शुरू हो गई, तो चीजें मिलने लगी। तो हुआ कि नहीं, थोड़ा सा अभी स्ट्रांग हो जाते हैं, थोड़ा स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो और अच्छे तरीके से जो सोशल वर्क करना है वो किया जाएगा। तो इस तरह मुंबई पहुंचा और यहाँ का स्ट्रगल शुरू हुआ। ठीक है, और सोशल वर्क में अभी ऐसा है कि मैं 6 साल से बहुत ही बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े पैमाने पे। हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। तो इस तरह से मुंबई आना हुआ और फिर एक स्ट्रगल शुरू हुई। बहुत कुछ उठापटक चला, क्योंकि जो करना नहीं था काम वो काम किया। फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म मिली, और कुछ भी नहीं करना था, आई बात समझ में, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी सामने से आ रहा कर लो, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसा हो जिसका कुछ सकारात्मक कार्य हो, कुछ, क्योंकि एंड ऑफ डे मुझे सोशल वर्क में घुसना था, सोसाइटी के लिए कुछ करना था, लोगों के लिए कुछ करना था। तो थोड़ा सा ऐसा वर्क हो जिससे यहाँ हमको काम आए। बट सर्वाइविंग के लिए सीरियल वगैरह किया, ये किया वो किया, बट फिल्म और ऐसा ऐसा होते होते फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर मिला, और वहां से चीजें शुरू हो गई। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो फिल्म है, उसकी कास्टिंग के लिए सर कैसे अप्लाई किए, और ये फाइनली इसका रोल कैसे मिला जेपी सिंह का? देखिए क्या हुआ कि वासेपुर जब मिला तब तक मुझे मुंबई में 10 साल हो गया था। तो 2 साल पहले से चल रहा था दिमाग में मामला में कि भाई अब यहाँ से निकलो, बहुत हो गया, ये मन का काम नहीं हो रहा है, और निकलो यहाँ से। क्योंकि जहां पे आप, मतलब नहीं होता, आप जिस मुंबई में रह के एक्टिंग छोड़ के दूसरा काम नहीं होगा। मेरे अनुसार ये को शहर ही छोड़ दो आप। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। तो मुझे ना खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है शुरू से ही, और नॉलेज है मुझे, इसकी जानकारी है मुझे। तो मुझे ये लगा कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि हम लोग मैं कुछ बढ़िया सा एक ढाबा वो खोल सकता हूँ। बहुत पैसे तभी भी नहीं थे बहुत सारे। तो फाइनल ये हुआ कि कहीं गोवा में ही जाके किसी एक जगह पे अपने, मतलब घर वालों के साथ नहीं, कहीं और जाके एक छोटा सा बढ़िया रेस्टोरेंट खोलूंगा मैं, और मस्त वहां पे रेस्टोरेंट पर रहूंगा, खाना बनाऊंगा, खाओ, लाइफ जीना है मुझे। और बहुत ज्यादा अगर तकलीफ होगी कुछ, तो वहां बच्चों के साथ मैं नाटक करूंगा। ये प्लानिंग थी। और उसके लिए मैंने फिर पैसा कमाना शुरू किया कि भाई कुछ 1 साल है, पैसा कमाते हैं और करेंगे। बट एक माइंड के किसी कोने में लगातार ये चल रही थी कि भाई एक कोशिश तो होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मलाल ना हो कि यार एक लास्ट कोशिश नहीं किया। तो ये बात बैठ गई थी। तो लास्ट कोशिश में ये था कि हमारे पास एक फिल्म बनी थी, हमारे दोस्तों ने, हम लोगों ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी, और सारे पढ़े लिखे लड़के थे, आईआईएम के लड़के थे, आईआईटी के बड़े टॉपर्स थे, कानपुर आईआईटी के लड़के, सारे खड़गपुर आईआईटी के। तो ये इंजीनियर्स थे, मैनेजमेंट के लोग थे, बट उनको सिनेमा का शौक था। तो हम सबने मिलकर एक फिल्म बनाई, और ये फिल्म पड़ी हुई थी 1.5 साल से, कोई पूछने वाला था नहीं उसको। तो यहां से जब बात आई मन में कि यार लास्ट कोशिश करते हैं, तो फिर मैंने उन लोगों को बोला कि यार हम लोग कुछ करते हैं, एक लास्ट कोशिश, और एक हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और जिसकी जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको हम लोग पकड़ते हैं, उनको बुलाते हैं, दिखाते हैं। अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो गोवा तो जाना ही जाना है, रेस्टोरेंट तो खोलना ही खोलना है, ऐसा था। इसी में बहुत सारे लोगों से मिला मैं, जिन लोगों तक पहुंच सकता था मैं। बहुत सारे लोग, प्रकाश झा थे, नैनीता दास थी, ये थे वो थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में अनुराग कश्यप थे कि इनके पास जाना है, और एक बार ये देख ले तो मतलब लगेगा कि जैसे मामला संपूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। कोइंसिडेंटली कहिए, जो भी कहिए, एक मुलाकात उनसे हुई,
और चूंकि मुझे जानते थे, वो इसलिए जानते थे क्योंकि हमने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म किया था, मैंने और नवाज, जब नवाज नवाज नहीं थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स किए थे साथ में। तभी से दोस्त थे हम लोग, बहुत 2002-3 के ही दोस्त थे हम लोग। तो चूंकि नवाज उनके पुराने दोस्त थे, दिल्ली जमाने के ही दोस्त थे अनुराग सर के, तो उस शॉर्ट फिल्म में मुझे भी देखा था, तो मुझे पहचाना, अरे तेरे को तो देख जानता हूं मैं, ऐसा जानता हूँ, क्या हुआ कैसा हुआ। तो मैंने कहा कि सर ऐसी एक फिल्म बनाई है, और हमारा जो प्रेजेंटेशन था ऐसा था जैसे लड़की की शादी में कैसे आदमी न्योता देता है कि सर ऐसा ऐसा है, एक मामला है, हमने किया है, बहुत कोशिश की है और एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही हम बोले बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्लिक कर गया, वो आ गए और उन्होंने देखी फिल्म, और मुझे फिल्म देखने के बाद उन्होंने बोला कि कल ऑफिस में आ जाना। कल ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो जेपी सिंह होगा। मतलब ऐसा नहीं था, बहुत ही ड्रामेटिक सीन था। तो सीन ये था कि ऑफिस में मैं एंट्री कर रहा हूँ और वो अंदर में थे, उन्होंने मुझे देखा, वहां से चिल्लाने लगे। अनुराग सर की एक खासियत ये है, खास बात उनमें, कि वो नॉर्मल आदमी नहीं होते हैं। नॉर्मल मतलब कि कहा जाता है कि खुश है तो भी ऑफिस हिलता है, और गुस्सा में है तो भी ऑफिस हिलता है। तो बहुत हाई लेवल पे बात करते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे नहीं बात करते वो। तो जैसे ही मैंने एंट्री किया, उधर से देखा तो चिल्लाने लगे, अरे जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया, जेपी आ गया। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे लगा कोई आया होगा, ऐसे मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, अरे तू जेपी है, मेरा जेपी है, तू जेपी है, तू मेरा, अरे देख रहे हो तुम लोग, ये वो दिस दैट, पूरा ऑफिस के लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वहां पे उनकी एक सेक्रेटरी थी, सिमी नाम है उनका। तो उनसे उन्होंने बोला, अरे सिमी, सी ही जैसे सत्या, और इज वेरी ग्रेट एक्टर एंड दिस एक्टर दैट एक्टर दिस दैट दैट दैट, एकदम हाइप चालू हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे जानती हो तुम? फिर मुझे कह रहे कि मिट मिट सी सिमी, शी इज हैंडलिंग माय ऑल वर्क एंड दिस एंड दैट। अब सिमी जी की तारीफ करने लगे वो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मतलब हाइप पे ही बात करते हैं सर। फिर मैंने भी बोला उनको कि सर मैं इनको जानता हूँ, सिमी को। तो बोले कैसे जानते हो? मैंने कहा कि सर मेरी वाइफ है। तो उनकी जो कंडीशन थी, ये उन्होंने अपने जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की बुक जो आई है ना, बुक भी आई है, गैंग्स मेकिंग ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर का, उसमें पूरा जिक्र है सर के थ्रू। उन्होंने बोला कि जानते हो तुम्हारी वाइफ है, मतलब फट गई उनकी लिटरली। हाँ ऐसा था, अच्छा जी 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 ऐसा हो गया। तो जी 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 ये तुम्हारी वाइफ है? मैंने कहा हाँ। नहीं, पहले उन्होंने पूछा कि कैसे जानते हो? मैंने कहा वाइफ है। अच्छा, दरवाजा खोला अपना, फिर बाहर आया और बोली सिमी ही इज योर हस्बैंड। तो उसने हाँ, तो उसने कहा कि हाँ। अरे तुम्हें बताया नहीं आज तक? 4 साल से मेरी वाइफ उनके यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने ना बताया ना मैं आज तक गया उनके पास। तो ये था। तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं बताना था। तो क्यों नहीं बताया आपने? तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपके पास काम किधर था? देवडी तो कब से अटका पड़ा, वो भी रिलीज नहीं हो रही है। तो कह रहे हाँ सही कह रहे हो, कहाँ काम था? फिर मुझसे बोले कि तू क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा कि सर मुझे ऐसे आना था जैसे अभी आया। तो ऐसे एंट्री हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर।